स्वागत दोस्तों आपका एक नए एपिसोड में फ्री एकेडमी के। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं रीति काल के बारे में। ठीक है, एक बेहद ही इंटरेस्टेड काल जो कि अपने श्रृंगारिकता, नायिका वर्णन, ऐसे बहुत एक खास चीजों के लिए फेमस रहा है, जहां पर माना जाता है कि जो रचनाएं हैं कुछ इस प्रकार से हुई हैं कि मानो वो आपके सम्मुख बैठा हुआ, मतलब कि आपको बिंबात्मक एकदम चित्रात्मकता का फुल यहाँ पर आपको चीजें देखने मिलेंगी। आपके बिंब जो है आपके चेहरे पर पूरा पूरा चलता रहेगा दिमाग में, और वर्णन जो है उसका होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो हम रीतकाल की बात करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और कि जो हमारा मध्यकाल है, यानी हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है, मध्यकाल के अंतर्गत आता है कि पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा उत्तर मध्यकाल है यानी कि रीतकाल, तो रीतकाल को उत्तर मध्यकाल भी नाम दिया जाता है। 1700 मतलब संवत 1700 से 1900 तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका माना है। ठीक है, कितना 1700 से 1900। ठीक है, इसमें से 57 साल अगर 57 साल अगर हम घटा देंगे तो हमें यहाँ पर सन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो रीतकाल के बारे में थोड़ा सा और मोटा मोटा जानते हैं कि रीतकाल को हम जो मुख्य रूप से है, मुख्य धारा है, उन्हें हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है रीत काल में रीतबद्ध शाखा, एक रीत सिद्ध, और एक होता है रीत मुक्त। फिर एक और माना जाता है जो वर्तमान में जो खोजी चलो उसमें रीत इतर का नाम दिया जाता है। थोड़ा और समझते हैं। जो रीतबद्ध है यानी कि जो रीतबद्ध है, रीतबद्ध मतलब ये होता है कि जो उस समय की रीतकालीन चीजें हैं और रीतकाल में होने वाली जो प्रवृत्तियां हैं मुख्य रूप से उसमें बंधी हुई चीजें, बंधी बनाई चीजें, वो रीतबद्ध के अंदर आ जाती हैं। एक होता है रीत सिद्ध जिसमें पूर्णतः रीत सिद्ध यहाँ पर चरम अवस्था में पहुंचा है। ठीक है, एक होता है रीत मुक्त। देखो ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है जो कंटिन्यू अपने आप को दोहरा रहा है। ठीक है, वो है रीति शब्द। ठीक है, वो क्या है? रीति। और उसके बाद क्या है? ये है मुक्त। देखिए जो भी चीजें बद्ध है, सिद्ध है, वो मुक्त है, वो क्या है? ये रीत के बारे में कहा जा रहा है। तो पहले हमें जानना ये चाहिए कि रीत दरअसल है क्या। देखो रीत करने का जो मोटा मोटा सा मतलब है वो ये माना जाता है कि अनुसरण करने की जो प्रवृत्ति होती है आपकी, वो रीत कहलाती है। ठीक है, कई ऐसे आचार्य हैं जो कि संस्कृत में रीत के बारे में बढ़िया बातें की है, वो आपको पुस्तकों में अच्छे से मिलेगी देखने को। ठीक है, तो रीत का मतलब ये होता है कि अच्छी तरीके से दोहराया कैसे जा रहा है, उस चीजों को आप अपने में ग्रहण कैसे कर रहे हैं। ठीक है, रीत का जो कालक्रम है, जो टाइम पीरियड है, इसमें हम पाते हैं जो संस्कृत के बहुत अच्छे अच्छे बुक यानी पुस्तकें लिखी गई थी, उनमें जो चीजें बताई गई हैं, एक अच्छे ग्रंथ जो लिखे गए हैं उनमें जो अच्छी चीजें हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली रूप से ग्रहण कर रहे हैं सभी लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो रीतबद्ध होते हैं, रीतबद्ध, फिर रीत सिद्ध, उसमें चरम अवस्था पहुंचती है, फिर होता है रीत मुक्त अवस्था आती है। रीत मुक्त में ये होता है कि जो रीत है उस रीत से बिल्कुल ये मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, आपके कोई रीत का वो नहीं दिखाई देता, वो मुक्त है। एक होता है रीत इतर, यानी कि अब हम क्या है कि जो रीत शब्द है उससे मतलब ही मार रही है। रीत इतर मतलब हम रीत काल से बिल्कुल हट के दूसरी। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आता है क्वेश्चन क्या, जो रीत मुक्त है और रीत इतर है, इनमें दोनों में डिफरेंसेस बताइए क्या होता है, यानी दोनों में अंतर क्या है। भाई अगर मुक्त है तो इतर है, नहीं, ऐसा कुछ अंतर होता है। देखो जब हम रीत मुक्त होते हैं तो दरअसल हम रीत से ही मुक्त होते हैं, बल्कि रीत की जो खास प्रवृत्तियां हैं उनको हम अवश्य अपने अंदर ग्रहण किए रहते हैं। समझ रहे हो? जैसे रीत काल जो है हमारा, रीत काल 2 शब्द है, एक रीत है एक उसका काल है। ठीक है, तो जो रीत टाइम है तो रीत से ही मात्र मुक्त हो रहे हैं, जबकि उस टाइम की जो अदर चीजें हैं कुछ जैसे नायिका वर्णन है, ठीक है, प्रेम वर्णन है, मानसलता है, इन चीजों से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो हम मुक्त कहां पर होते हैं? वो रीत इधर में है। भैया अब तुम रीत अपना इधर जा रहे हो, कोई मतलब से नहीं है, चलो हम अपना इधर जाते हैं, तो ये रीत इधर हो गया है। रीत इधर में आता क्या है, जो आपका नीति के दोहे दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा भक्ति की भावना दिखाई पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ कुछ चीजें हैं जो कि नीत के इतर काव्य में दिखाई पड़ेंगी। रीतबद्ध में दरअसल मिलता क्या है आपको कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं जो लक्षण ग्रंथ बताए हैं, जिनमें हम हर एक चीजों के बारे में बात की है। ठीक है, तो एक चीज मोटा मोटा जान लीजिए कि इसमें जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं, या कुछ कुछ को छोड़कर काटों को जो कि बाद में को मिलेंगे, उनमें से सभी एक किसी न किसी राजा के यहाँ दरबारी कर हुआ करते थे। ठीक है, किसी न किसी राजा के यहाँ, तो राजा के यहाँ जो भी लोग रहेंगे आपको जानना चाहिए वो लोग क्या करेंगे, अपने मन से रचना कर ही नहीं सकते। उनका मूल उद्देश्य होगा रचना अच्छी करना जो कि राजा को पसंद आए। ठीक है,
राजा को कब पसंद आएगा? जब हम राजा की बड़ाई कुछ ना कुछ करेंगे। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि यहाँ पर राजशाही या राजा लोगों की बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। ठीक है। भूषण जैसे लोगों को हम देखेंगे तो पाएंगे कि भाई क्या है, क्या बात कर रहे होंगे। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीता न चलता है। भूषण भनत नाद विहद नगारन को नदी नद मद गए वरन की रलत है। एल फैल खैल फैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसरत है। तारा सुतारा ने धूरी धारा में लगत जिम थारा पर पारा पर वारी हलत है। अपने उनको वर्णन से कर रहे हैं कि जैसे थाली होता है थाली, उसके अंदर जब हम पारा रख देते हैं तो थोड़ी थोड़ा हिला, जैसे वो हिलता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे भूषण जी हैं उन्होंने शिवराज जी के यानी कि शिवाजी के जो दरबारी कवि थे उनका वर्णन इस प्रकार से कर रहे हैं कि चला मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मतलब कुछ कर रहे हैं, रियली में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीता न चलता है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा खासा वर्णन देखने को मिलता है कि एक और कविता है, मुझे खैर बहुत क्लियर याद नहीं है लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि इंद्र जिम्हि जम्भ पर बाढ़ा वसु अम्भ पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। पौन बारी वाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्र बाहु पर राम दुज राज है। उसके बाद है क्या कि दावाद्रुम दंड पर चितमृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर कान्ह जिम्हि कंस पर त्यो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि शेर शिवराज जी हैं जो वो म्लेच्छ वंश पर किस प्रकार से हावी हैं वो कुछ उदाहरण दिया जा रहा है। ठीक है। जैसे कि कान्ह जिम्हि कंस पर, कान्हा जी जिस प्रकार से कंस के ऊपर अपने दबाव बनाए रखे हैं, बहुत उन्हें डर से भयभीत किए हुए हैं, तो उस प्रकार से यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तेज तिमी अंश पर लोग इसे काफी ज्यादा अच्छा वर्णन कर रहे हैं। अगर पूरे कविता का बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी। ठीक है। तो ये भूषण जी बता रहे हैं, उनका बहुत ही व्यापी वर्णन देखने को मिल जाता है। ठीक है। कभी जिंदगी में समय मिले तो उनकी रचनाएं छत्रसाल दशक और शिवा बावनी, ठीक है, दोनों को पढ़ लीजिएगा। मुक्तक रचनाएं हैं, कवित्व लिखे हैं, बहुत व्यापी लिखे हैं। ठीक है। तो थोड़ा जानना चाहिए, बहुत इंटरेस्टेड चीज है हमारे हिंदी साहित्य में। अब देखते हैं, देखो रीत काल जो है उसकी कुछ प्रवृत्तियों के बारे में। दरअसल की रीत काल के अंतर्गत होने के वाला है। देखो अब होने के वाला, पहले इसमें में आप जाइएगा, खुद समझिए क्या हो सकता है। सामंती समय चल रहा है, सामंती समय मतलब कि राजा वाला टाइम चल रहा है, लोग दरबारी हैं। ठीक है। क्या करेंगे बताओ। देखो राजा का टाइम है तो राजा जो चाहेगा वो होगा। अब राजा जो है यार वो क्या चाहेगा, भोग विलास की चीजें जरूर चाहेगा बहुत। अब क्योंकि भारतीय राजा का उसमें बहुत अच्छा राज तो चल नहीं रहा था, मुगल कालीन टाइम पीरियड चल रहा था, आतताई लोग थे। ठीक है। तो आतताई लोग क्या करेंगे, थोड़ा गलत ही कार्य करेंगे। तो उस समय क्या होता था, नारियों के बारे में उन्हें वस्तुओं की बात देखा जाता था, उनकी सोच जो है वस्तुओं की रखी जाती थी। नारियों को मात्र भोग और विलास की चीजें समझा जाता था कि भाई आप खेत हो, हम आपके अंदर बीज डालेंगे, आप हमें फसल उत्पन्न करके दो, मतलब यानी कि बच्चा आप पैदा करके दो, एक काम था मात्र का। और उन्हें क्या समझा था कि इन्हें आप भोग विलास की वस्तुएं अच्छी तरीके से मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक ऐसे व्यापारी देखने मिलते थे जो गांव में जाते थे, जो गरीब थे उन लोगों से उनकी बेटियों को खरीद लिया करते थे, फिर दूर दूर से ला करके मतलब चारों तरफ से। तो जहां पर ये ज्यादा काम होता था वहां पर ले, जहां की आज का नाम स्मगलिंग दिखाई जाती है ना, कि यहाँ पर भैया गर्ल्स की तस्करी की जा रही है आज के टाइम पीरियड में, उसमें ये होता था। लेकिन आज रोक है, उस टाइम में नहीं था। तो उसमें होता क्या था कि जो अच्छे व्यापारी थे, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कन्या, जैसे अफगानिस्तान के जगह पर बहुत अच्छी सुंदर कन्याएं मिलती थी, तो वहां से लोगों को लाते थे काबुल की तरफ से, फिर यहाँ पर बेचा करते थे एक मोटे मोटे दामों पर। तो व्यापारी जो और अच्छे थे, जो रुपए पैसे में थे, ठीक है, जो बनिया समाज थे वो ले लिया करते थे। बाकी जो राजशाही में जो लिप्त थे लोग वो भी बढ़िया ले लिया करते थे। फिर उनके साथ एक वस्तु की बात आप जानते हो कि गर्ल्स का उपयोग उपभोग किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में उन्हें यूज एंड थ्रो कर दिया जाएगा। ठीक है, दासी लोग। तो उसमें गर्ल्स की इज्जत बहुत ज्यादा नहीं थी, कहीं कहीं मात्रा में थोड़ा बहुत दिखती है, जो कुछ शब्द घर दिखाई दिए करते थे तो वही करते थे। ठीक है। तो भोग विलास चीजें हो गई। राजा को खुश करना क्या किया जाएगा, तो राजाओं की वर्णन किया जाएगा, उनके बारे में बाकायदे लिखा जाएगा। अब चूंकि राजा है, कोई दिक्कत है नहीं तो शराब पियेंगे, तो उसमें शराब हो। तो डॉक्टर नागेंद्र जी, ये जितनी चीज बता रहा हूँ ये सब नागेंद्र जी ने अपने शब्दों में कहीं ना कहीं कहा है। ठीक है। तो मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ उसी चीज को। तो जो चीज नागेंद्र जी ने कहा है वो चीज दरअसल किसने कहा है, पद्माकर जी ने कई समय पहले कर दिया था। ठीक है। पद्माकर जी कहते हैं कि गुल गुली गिल में गलीचा है, गुलीजन है, चांदनी है, चिका है, चिरागन की माला गए कहे पद्माकर गजद बीजा है, सजी सेज है, सुराही है, सुरा है और प्याला है। उसके बाद फिर कहते हैं एक लाइन बहुत अच्छा कि शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तीन जिनके अधीन ऐसो उदित मसाला है,
तांतुक ताला है, विनोद के रसाला है, विशाल सुबाला है, सुबाला है, विशाला है, विशाल चित्रशाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है। इसका पूरा अर्थ अगली वीडियो में बताएंगे कहीं और, क्योंकि बहुत इसका बड़ा अर्थ है। ठीक है, गुलगुली गिल में गलीचा है, गुलीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। ठीक है, बहुत मस्त कविता है, आप पढ़िएगा इसे। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है दोस्तों, उस टाइम पीरियड में होता क्या था, तो वही चीज डॉक्टर नागेंद्र ने एक्सप्लेन करके बताया है, जो कि मैंने आपसे बताया। तो वहां पर हम पाते हैं कि बढ़िया चीज है कि काव्य तत्व में आचार्य तत्व का मिश्रण मिलता था। काव्य तत्व मतलब कि जो काव्य के रूप में आचार्य जी लोग आपको मिलते हैं, ये जितने भी लोग को दिखाई दे रहे हैं ये सब आचार्य है। आचार्य मतलब कहते हैं दर्शक की रीतबद्ध में खास प्रवृत्ति ये थी कि एक लक्षण ग्रंथ होता है। लक्षण ग्रंथ मतलब होता है कि जो लक्षण दिखाई देते हैं ना उस ग्रंथ के, तो उसमें पढ़ाने के लिए लिखे जाते थे जो चीजें किसी को गए आप समझो ये चीज ऐसे से होनी चाहिए। ठीक है, तो एक रूल नियम जो बनाया जाता था, एक प्रकार समझ सकते हो, उसे क्या कहते थे, लक्षण ग्रंथ। तो जो लोग लक्षण ग्रंथ लिखे थे उन्हें रीतबद्ध के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तो रीतबद्ध के अंतर्गत ये भैया लोग आते हैं। ठीक है, रीतबद्ध के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद है एक रीतबद्ध के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो रीत सिद्ध है, इसके में होता क्या है कि इसमें लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं, बल्कि जो लक्षण बताए गए हैं उन पर ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, कि हाँ अब मैं इसका उपयोग करूंगा, तो इस जगह इसमें बातें क्या है कि ये रीत सिद्ध हो जाता है। आपको बताया है बाकी रीत मुक्त यानी रीत से मुक्त है, जैसे कि हमारे घनानंद जी हैं जो प्रेम का इस प्रकार से वर्णन कर दिए हैं यार कि क्या बातें किया जाए। ठीक है, बहुत व्यापक वर्णन किए हैं। फिर रीत इधर जो कि हम नीत के दोहे देखते हैं, भक्ति के काव्य देखते हैं, वो सब दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें। अब दूसरा प्रवृत्ति क्या है, इसमें श्रृंगारिकता का बड़ा अच्छा प्रयोग है या मतलब अगर हम इसे कहें तो श्रृंगार काल कह सकते हैं। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी के अनुसार अगर कहें माना जाए तो बहुत व्यापक वर्णन करे हैं श्रृंगारिकता का। ठीक है, हर जगह अनुप्रास अलंकार की बहुत ज्यादा यहाँ छटा दिखाई आपको दिखाई देगी, बहुत व्यापक अनुप्रास अलंकार का दिखाई देगा। जैसे कि गुलगुली गिल में गलीचा है, गुलीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है, पद्माकर जी का है, अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। अलंकारिकता बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे अलंकार है, पूर्ण अलंकार है, अतियुक्ति अलंकार है, कई तरह के अलंकार है। चित्रात्मकता का मतलब ये होता है कि जब वो वर्णन करते हैं तो इस प्रकार से, जैसे गोरी सोए सेज पर, सॉरी ये उनका हो गया, तो लेकिन ये है कि जब ये चित्रात्मकता का मतलब ये है कि जब ये वर्णन करते थे कई चीजों का, तो वो लगता था कि बस आंखों के सामने ही यार एक बहुत ही अच्छा टाइम काल चल रहा है, आप बस उसे देखते रहिए। ठीक है, आपके दिमाग में, जिसे हम बिंब भी कहते हैं, ठीक है, बिंब निर्माण होने लगता है। प्रकृति चित्रण भी देखने को कहते हैं, मिलता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रकृति चित्रण भी इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अद्वितीय रूप से। मांसलता ये है कि जो शारीरिक है ना, जो ये चमड़ी है, इस मांस है, इसका बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। आप जान ही रहे हो कि वहां लड़कियों को भूखों की सामग्री समझा जाता था, तो जो राजा लोग थे वो एंजॉय करते थे, तो लड़कियों के बारे में बहुत ही अच्छा लिखना पड़ता था, एक प्रकार समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं श्रृंगार और भक्ति का एक बढ़िया गठजोड़ दिखाई देता है। जो लोग भक्ति करते थे, ठीक है, जैसे कि बिहारी जी हैं, उनके भी कई दोहे ऐसे हैं जो श्रृंगार है, श्रृंगार रूप में श्रृंगार रस प्रधान है और भक्ति के लिए लिखे गए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे लिखे गए हैं। ठीक है, फिर है कि दरबारिकता दिखाई देती है। दरबारिकता आपको बताया ही, आपने नाम सुना होगा घनानंद जी का। ठीक है, घनानंद जी जिनके दरबारी कवि थे, उनके यहाँ रहते थे, बहुत ही अच्छा गीत गाते थे, कविता लिखते थे। उनकी एक प्रेयसी थी, जिसे हम कह सकते हैं प्रेयसी कहना, तो लोग कहते हैं कि मेरे अंदाज से ऐसा कुछ है नहीं, अगर होता तो जब वो दरबार से विमुख होकर जा रहे थे तो भी उनके साथ जाते, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए समझ सकते हो दोनों एंजॉय कर रहे थे, प्रकार से मान सकते हो। तो इनकी जो प्रेयसी थी उसका नाम था सुजान। ठीक है, तो सुजान के लिए ये बहुत ज्यादा उसे प्रेम करते थे। कई रचनाएं लिखा है जिसके नाम के आगे सुजान या अंत में सुजान सागर जैसे कई से नाम लिखे हैं, तो सुजान का प्रयोग किया। दरअसल ये सुजान बाद में उस प्रेयसी के लिए नहीं लिखे हैं, जबकि वो श्री कृष्ण के नाम के लिए या श्री कृष्ण की जो प्रेमिका है राधा जी, उनके लिए कहीं कहीं पर ऐसा मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ क्या कि कुछ दरबारी लोग कहने लगे भैया घनानंद जी बहुत व्यापी गाते हैं। ठीक है, राधे जी अगर आप एक बार सुन लीजिए दरबार में तो हो सकता है आपको बहुत से एंटरटेनमेंट मिल जाए, आप ऐसा नहीं सुनेंगे। तो राजा ने कहा भैया सुना दीजिए यार, अगर सब कह ही रहे हैं। तो घनानंद जी कहा भाई आपके कहने पर नहीं यार, नहीं, वो कुछ देर भाव खा रहे थे घनानंद जी, सुना नहीं रहे थे। तो एक बंदे ने कहा कि सर अगर सुजान कह देना तो ये पक्का सुना देंगे। अब यार ये फंस गए बेचारे, सोच नहीं रहे थे गाने, भाई टाइप रिकॉर्ड थोड़ी है यार, बटन ना वो स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो गए। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, सुजान ने कहा कि घनानंद गा दो ना, तो घनानंद और चाहिए ही क्या यार, जब प्रेमिका कह रही है तो सुजान की तरफ मुंह करके, ये मतलब राजा की तरफ पीट कर ली, सुजान तरफ मुंह कर ली। फिर इतना अच्छा गाए यार, इतना अच्छा गाए कि जो पूरा का पूरा महल है केवल घनानंदमय हो गया था। ठीक है, राजा को बहुत अच्छा लगा,
लेकिन एक चीज इनका जो बिहेवियर है बहुत गंदा लगा कि यार एक लड़की के लिए जो कि वहां पर वैश्या ग्रुप में थी, दरबारी लड़की जगते हुए नाचती कूदने वाली, जब मन कहे जब जो भी इच्छा हो राजा की कर सकते हैं, तो उस लड़की के लिए तुम मेरे तरफ पेट कर लिए। तो उन्होंने गीत अच्छा किया था, मानते थे, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया, नहीं तो दूसरे राजा दे ही देते। तो इन्हें क्या किया, राज्य से निष्कासित कर दिया। जब ये जा रहे थे तो कहा चलो सुजान सुजान जानते ही हो जब दुनिया में कोई नहीं थे तो सब कौन जाने वाला है यार, अकेले आए हो अकेले जाओगे, ठीक है। तो जाना नहीं गए, तो ये बढ़िया चले गए श्री कृष्ण जी के धाम पर, और वहां पर उन्होंने अकेले रहकर बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी, ये उनके बारे में मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद है प्रशस्ति वर्णन, जो कि भूषण के बारे में बताया है, बहुत व्यापी वर्णन किए हैं शिवराज जी का और छत्रसाल जी का, ठीक है। शिवसाल और छत्रसाल दशा की रचना है, पढ़िएगा, बहुत व्यापी, ठीक है। तो इस प्रकार से पाते हैं कि ये विशेषताएं हैं, कुछ खास प्रकार से आपको जानना जरूरी है। उसके बाद में हम देते हैं रीतबद्ध में, ठीक है। तो रीतबद्ध में क्या देखने को मिलता है, रीतबद्ध में पहले देते हैं जो केशव जी हैं, तो केशव जी आचार्य जी हैं, ये सभी लगभग आचार्य हैं। तो जो रचना बताई भी हमने बताया ना, रीत सिद्ध के अंतर्गत क्या है, लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे, सॉरी रीतबद्ध के अंतर्गत लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे, और ये सभी लोग क्या कहते थे, लक्षण ग्रंथ परंपरा में ही आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन है, केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, भूषण, कुलपद्म, सुखदेव, भिखारी दास, रसलेन और पद्माकर। ये लोग करते क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको पहले ही कि ये लोग लक्षण ग्रंथ लिखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, किसी न किसी को शिक्षा देते हैं उसके बारे में। जैसे कि केशवदास की जो रतन बावनी है और रसिकप्रिय है, ये राजा के जो उनकी प्रेमिका है उनको शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी गई है। आज इस समय अगर कोई कहते मेरी प्रेमिका को पढ़ा दो, उस समय बाद उसकी प्रेमिका ही नहीं रहेगी, ठीक है, मतलब किसी और की हो जाएगी, तो ये अलग बात है मान लीजिए। तो केशवदास हो गए हैं, चिंतामणि हो गए हैं, मदिराम, भूषण, कुलपद्म, सुखदेव, मिश्र, भिखारी दास, रसलेन, पद्माकर। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि किनारे लिख दी हूँ यार, क्योंकि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ये सभी लोगों को एक जैसे मैच करते रहते हैं, थोड़ा तो मैं भी भूल सकता हूँ। मेरे ऊपर प्रेशर ये होता है कि यार जैसे सामान्य रूप से भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑन कैमरा अगर भूलते हैं तो आने वाले पूरे भविष्य में अगर जब जब मेरी वीडियोस देखी जाएगी तब तक मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा, अभी तुझे तो कुछ नहीं है, तो यार थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है। तो केशवदास जो है रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, रतन बावनी है, रामचंद्रिका है, उसके बाद है वीर सिंह देवचरित्र है, उसके बाद जहांगीर चंद्रिका है, विज्ञान गीता है, छंदमाला है और 12 मासा। ये वर्णन किसका मिलता है, ये रचना किसकी है, केशवदास की। रचनाएं कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी कभी पूछती हैं, ठीक है, कभी पूछते हैं। ये जितने भी लेखक लोग हैं ये अपने अपने टाइम पीरियड के अनुसार क्रम से लगाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है चिंतामणि। चिंतामणि में आप देख लीजिए कविप्रिय है, सॉरी चिंतामणि में आता है कविकुल कल्पतरु है एक रचना, ठीक है, एक है छंद विलास है, और एक है छंद विचार, सॉरी कविकुल कल्पतरु, रस विलास और छंद विचार, ठीक है, ये 3 रचना के देखने मिलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मतिराम जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मतिराम जी का है रसराज, ललित लाम, अलंकार, पंचासिका, वृत्त कौमुदी, और उसके बाद है फूल मंजरी। ये इतनी रचना किसके हैं, मतिराम जी के हैं। भूषण जी जैसे बताया मैंने आपको, शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है और छत्रसाल दशक है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कुलपति मिश्र जी, इनकी बहुत अच्छी रचना है, रस रहस्य और संग्राम सार, रस रहस्य और संग्राम सार किसकी है, कुलपति मिश्र जी की है। उसके बाद आते हैं सुखदेव मिश्र, एक है लिखे हैं वृत्त विचार, ठीक है, क्या लिखे हैं, वृत्त विचार, रसारणव और रस रत्नाकर, क्या क्या है, वृत्त विचार, रसारणव और उसके बाद रस रत्नाकर, इतनी रचनाएं हैं सुखदेव मिश्र जी की। भिखारी दास, नाम आपको भिखारी दिखाई देगा, बहुत धनी है अपने कविता क्षेत्र में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। भिखारी दास क्या जाता है, शब्द नाम प्रकाश कोश है, छंदारणव पिंगल है, और उसके बाद है छंदारणव पिंगल, यही है, एक ही रचना, छंदारणव पिंगल सब एक ही है, ठीक है। उसके बाद है रसलीन है, रसलीन के अंग दर्पण है और रस प्रबोध, 2 रचना देखने को मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान करने को दे देता है, ठीक है। तो रसलीन की रचना क्या है, अंग दर्पण और रस प्रबोध। उसके बाद रहते हैं पद्माकर। पद्माकर बहुत व्यापी रचना करते हैं यार, कसम से। पहले मुझे बहुत अच्छा नहीं मालूम चला इनके बारे में, लेकिन जब पढ़ा यार तो बहुत व्यापी लिखे हैं कि मीनागाढ़ बम्बई सुमंद मंद राज बंद बंदर को बंद करी बंदर बसाए हो, कहे पद्माकर कसक कश्मीर हो को पिंजर सुहेल के कलिंजर छुड़ाए हुए, बाका नृप दौलत अलीजा महाराज के दो बाका नृप दौलत अलीजा महाराज के दो साजिद के दिल्ली दहापट पढ़ना हो को झपट करी कबहू के लत्ता कलकत्ता को छुड़ाए वो। मुझे क्लाइन बीच में ध्यान नहीं आ रहा, बहुत व्यापी रचना करते हैं, इंटरनेट में मिलेगी। मीनागाढ़ बम्बई सुमंद मंद राज बंद बंदर को बंद करी बंदर बसाए वो, पढ़िएगा, बहुत मस्त कविता इनकी एक कविता मुझे लगती है। तो इनकी है क्या, हिम्मत बहादुर बिरदावली है,
पद्म भरण है, जगत विनोद है, गंगा लहरी है और प्रबोध पचासा है। ठीक है, ये किसकी रचना है? अब ये पद्माकर रचना है। तो आज जो टॉपिक हुई है वो है रीत सिद्ध, रीत बद्ध के अंतर्गत आई है। कल हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में रीत सिद्ध के बारे में, और उसके बाद बात करने वाले हैं रीत मुक्त के बारे में और रीत इतर के बारे में। ठीक है, इसके बाद में कल बातें कीजिएगा। आज के लिए अगर वीडियो को पसंद आया हो तो यार प्रतिक्रिया कुछ दे दीजिएगा, लाइक डिसलाइक जो इच्छा है आपका, कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। खराब लगा हो, दिक्कत जो आपको आई हो, मुझे जरूर बताइएगा। मैं आप प्रयास करूंगा सुधारने का। धीरे धीरे सब होते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौघड़ा अरे तो फल हो। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको कुछ सब कुछ समझ में आया होगा। यार अगर मान लो कुछ गलती हुई हो बीच कुछ में, ठीक है, तो मैनेज कर लो छोटा भाई समझ के। ठीक है, चलो मिलते हैं नए वीडियो पर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।